स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज की कहानी एक हेजेमन करेंसी यूएस डॉलर की है। वही डॉलर जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। वही डॉलर जो लास्ट 80 इयर्स में वर्ल्ड की प्रीमियर रिजर्व करेंसी बनकर राज कर रहा है। यानी दुनिया के मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर्स के रिजर्व रखते हैं। 2021 में दुनिया के 60% सेंट्रल बैंक रिजर्व्स डॉलर में मौजूद थे। ये माइटी डॉलर इन सभी प्रिविलेजेस की बदौलत यूएस को एक यूनिक पावर प्रोवाइड कराता है। लेकिन इस सबसे बढ़कर डॉलर सुप्रीमेसी यूएस को बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट एग्रेसिव सैंक्शंस यूज करने की मैसिव जियोपॉलिटिकल पावर भी प्रोवाइड करती है। इसी कारण जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से डॉलर की हेजेमनी पर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं। यानी जिस डॉलर की डोमिनेंस को कोई भी थ्रेटन नहीं कर सकता है, उसकी हेजेमनी आज चैलेंज की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डॉलर नहीं तो फिर और क्या हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल करने का कोई ऑल्टरनेटिव है भी या फिर नहीं। आपको बता दें कि IMF की एक रिपोर्ट द स्टेल्थ इरोजन ऑफ डॉलर डोमिनेंस के मुताबिक डॉलर के इरोजन की लार्जेस्ट सोर्स अगर कोई है तो वो है चाइनीज युआन। लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिबेट है, ये इमर्ज होता है कि क्या चाइना जैसी ऑथोरिटेरियन कंट्री सच में डॉलर का एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दे सकती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो यूपीएससी मेंस के GS2 सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ फर्दर डिस्कशन हम वीडियो के अंत में करेंगे। पर फिलहाल के लिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप अपने पूरे मन के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं। आपने आज के दिन का टारगेट रखा है कि आपको इकोनॉमिक्स के 5 नए कॉन्सेप्ट्स को समझना है और आपने पूरे जोश के साथ अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज की पढ़ाई शुरू करी। पर बीच राह में आपको एक डाउट आ जाता है। अब यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने डेली टारगेट्स को साइड में रख के उस डाउट के पीछे अपना पूरा दिन जाया कर दें और YouTube में एक वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ भटकते रहें, या फिर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर हो जो घर बैठे बैठे व्हाट्सएप या मेल्स के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कर दें। तो इन दोनों में से आप किस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे? वेल, यू कैन आस्क कि सर, 1-to-1 मेंटोरशिप किसको पसंद नहीं है? पर आज के समय में एक रिलायबल मेंटोर को ढूंढना क्या इतना आसान है या फिर पॉसिबल भी है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल पॉसिबल है। स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस के फाउंडेशन बैच के साथ, जिसकी एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। इन बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ लाइव क्लासेस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स से ग्रुप मेंटोरशिप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये सब कुछ आपको 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो अब आप भी पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि आखिर आज वर्ल्ड को डी-डॉलराइज करने की बात क्यों हो रही है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सभी प्रोडक्शंस वर्ल्ड के प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपर्ट्स की देन है। अमेरिका के एक हाईली नोन एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिम रोजर्स का कहना है कि यूएस डॉलर ने भले ही दशकों तक दुनिया पर राज किया हो, लेकिन आज यूएस सैंक्शंस और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए खुद के ही पैरों पर शूट कर रहा है। जिस तरह चाइना, रशिया और ईरान अपनी करेंसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स की तरह प्रमोट कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि अमेरिका अपनी इस हालत का जिम्मेदार खुद है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2000 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स में जिस डॉलर का शेयर 71% हुआ करता था, वो आज घटकर कुल 59% रह गया है। 2020 के 4th क्वार्टर में ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर का शेयर अपने 25 ईयर लो मार्क पर था। कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा श्रेय बाकी करेंसीज जैसे कि यूरो और रेनमिनबी यानी युआन के राइज को जाता है। उसी तरह गोल्डमैन सैक्स ने भी वार्न किया है कि आज डॉलर अपनी डोमिनेंस तेजी से लूज कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 20th सेंचुरी में जो हालत यूके के पाउंड की हुई थी, आज वही हालत डॉलर के होने के पूरे चांसेस हैं। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर ब्रिटिश करेंसी पाउंड स्टर्लिंग का राज हुआ करता था, लेकिन 20th सेंचुरी में जैसे ही ब्रिटिशर्स की ग्लोबल हेजेमनी को यूएस द्वारा रिप्लेस किया गया, उसी के साथ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को भी यूएस की करेंसी डॉलर ने ओवरटेक कर लिया। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखें तो ब्रिटिश करेंसी पाउंड की वैल्यू बहुत तेजी से ड्रॉप हुई है। 1971 में 1 पाउंड की वैल्यू $2.5 के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज वही घटकर $1.5 रह गई है। आज यूएस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है।
इसका सबसे बड़ा कारण है वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। आज हमें यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रशिया पर इंपोज किए गए सैंक्शंस का क्रिटिसिज्म बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। ये सैंक्शंस हमें ये दिखाते हैं कि ग्लोबल करेंसी सिस्टम पर कंट्रोल होना किसी भी देश को कितनी इमेंस जियोपॉलिटिकल पावर दे सकता है, क्योंकि इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में किसी एक करेंसी के अगेंस्ट लगाए गए सैंक्शंस उससे ट्रेड करने वाली सभी कंट्रीज के लिए जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस में देख सकते हैं, जिसका असर इंडिया के साथ साथ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखाई दे रहा है। डेटा के मुताबिक यूएस 60 एक्टिव केसेस के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस इंपोज करने वाली कंट्री बन चुका है। जिस तरह यूएस और वेस्ट सैंक्शन का यूज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया भर के देश यूएस डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। आज तो कोई भी देश खुद को 100% डॉलर के रिस्क में एक्सपोज नहीं करना चाहता है। इसको हम इन्वेस्टमेंट के एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स रखने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी या किसी एक तरह के इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंपनीज में डालकर उसके रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ आज डॉलर के केस में देखी जा सकती है। यूएस डॉलर को इस तरह वेपनाइज करना लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू को वीक कर रहा है, और इसकी वैल्यू जितनी गिरती जाएगी, इन्वेस्टर्स और कंट्रीज का कॉन्फिडेंस इसमें उतना ही कम होता जाएगा। इस वेपनाइजेशन का एक और एग्जांपल हमें रशिया पर इंपोज किए गए स्विफ्ट बैन में देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि हाल ही में यूएस और यूरोपियन पावर्स ने रशिया को स्विफ्ट से कट करके ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कट करने की बात की थी। आपको बता दें कि स्विफ्ट के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते हैं, और इसी वजह से ये सभी ट्रांजैक्शंस न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन सेंट्रल बैंक के थ्रू होकर जाते हैं, जिससे अमेरिका के पास इस सिस्टम को ब्लॉक करने का अनड्यू एडवांटेज मौजूद है। पिछले दशक में ऐसा कई बार हुआ है जब स्विफ्ट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर यूएस ने इसके मेंबर्स को लेकर अपनी मनमानी की है। उदाहरण के तौर पर 2012 में ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैंक्शन करने के लिए अमेरिका ने यूनिलेटरली ईरान को इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया, जिससे ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स के आधे से ज्यादा रेवेन्यू और फॉरेन ट्रेड का 30% मिट्टी में मिल गया, और ईरान की पूरी इकोनॉमी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि स्विफ्ट के फॉर्मेशन के टाइम पर यह बात हुई थी कि इस सिस्टम को कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं घसीटा जाएगा, लेकिन डॉलर की सुप्रीमेसी के चलते अमेरिका इसका नाजायज फायदा उठाता आया है। इसीलिए रशिया चाइना के साथ मिलकर इस सिस्टम के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स प्रमोट कर रहा है। क्राइमियन एनेक्सेशन के बाद जब रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए थे, उसने तभी से इसके ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस पर काम करना शुरू कर दिया था। उसी तरह 2015 में चाइना के सेंट्रल बैंक ने युआन के यूज को इंटरनेशनलाइज करने के लिए अपना एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें 690 बैंक्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये एग्जांपल्स हमें ये बताते हैं कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का डॉलराइजेशन किसी भी देश के लिए एक सेफ ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका एक कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है। वो मैक्सिमाइज चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए उसकी $23 ट्रिलियन की जीडीपी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं है, और खुद को सस्टेन करने के लिए यूएस डेट पे डेट लेता जा रहा है। आज $30 ट्रिलियन के डेट के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डेटर नेशन बन चुका है। इस डेट से यूएस अपने सिटीजन्स को हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स और मैसिव टैक्स कट्स प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन इसकी वजह से जो कंट्रीज अपना पैसा सिक्योरिटी के कारण यूएस की इकोनॉमी में डालते हैं, वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में कैपिटल की कमी से जूझते हैं। अभी तक ये मॉडल दोनों साइड को बेनिफिट करता आया था, लेकिन आज चीजें बदल रही हैं। इसके अलावा अमेरिकन इकोनॉमी एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग करती है, लेकिन देश जितना ज्यादा मनी प्रिंट करता है उस पर डेट उतनी ही तेजी से बढ़ता है, और कोरोना वायरस पैंडेमिक ने इस क्राइसिस में एक कैटलिस्ट का काम किया है। पैंडेमिक से स्ट्रगल कर रही इकोनॉमी को कोलैप्स से बचाने के लिए यूएस ने अपनी इकोनॉमी में एक्सेसिवली न्यू मनी पंप किया। आपको बता दें कि 40% ऑफ एग्जिस्टिंग यूएस डॉलर्स कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान 2021 में प्रिंट हुए हैं। आज वहां इन्फ्लेशन सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर आगे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, करेंसी की वैल्यू उतनी ही तेजी से डिक्लाइन होती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री को यूएस से लोन लेना पड़ता है तो उनका बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स की वजह से यूएस में बढ़ रही इंस्टेबिलिटी और साथ ही चाइना का एग्रेसिव एक्सपेंशन यूएस डॉलर के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है।
तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन की वेव क्यों छाई हुई है और क्यों दुनिया भर के देश एक डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड में नए करेंसी ऑप्शंस की तैयारी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इंडिया की बिगेस्ट सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक रशिया के साथ युआन में ट्रेड कर रही है। जी हाँ, रिसेंट रिपोर्ट में सामने आया कि अल्ट्राटेक ने रशियन कोल एजेंसी स्वाग से 1,57,000 टन ऑफ कोल 172 मिलियन युआन की पेमेंट कर खरीदा है। सैंक्शंस के कारण इंडिया रशिया के साथ डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन युआन पर तो कोई ऐसा सैंक्शन है नहीं और इसीलिए इंडिया युआन को यूज करके वेस्टर्न सैंक्शंस बाईपास कर रहा है। क्योंकि रशियन इकोनॉमी को केवल इसलिए तो आइसोलेट नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वेस्ट ये चाहता है। खैर, इंडियन इकोनॉमिक एक्सपर्ट सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं कि अगर रूपी रूबल या रूपी युआन जैसे मैकेनिज्म्स सक्सेसफुल प्रूव होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में इस तरह के ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इंडिया में ये केस भले ही नया हो, लेकिन दुनिया भर में ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। जब से यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई है तब से युआन रूबल ट्रेड में एक मैसिव 1067% का राइज देखने को मिला है। ये न्यूज़ भी आपने सुनी ही होगी कि हाल ही में सऊदी अरेबिया ने चाइना की ऑयल पेमेंट्स डॉलर के बजाय युआन में एक्सेप्ट की हैं। जी हाँ, वही सऊदी अरेबिया जो एक समय पर यूएस का सबसे क्रूशियल अलाई हुआ करता था। उसी तरह चाइना सभी आसियान, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को इंसिस्ट कर रहा है कि वो लोकल ट्रेड डॉलर्स के बजाय युआन में करें। उधर रशिया ने यूरोप पर उसकी ऑयल और गैस की पेमेंट डॉलर के बजाय रूबल्स में करने का प्रेशर बनाया है। इंडिया और रशिया भी सोवियत एरा के रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। रशिया इंडिया से रुपीज में भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। रशिया के केस में ये कोई नई बात नहीं है, वो काफी लंबे समय से अपनी इकोनॉमी को डी डॉलराइज करने में लगा हुआ है। 2021 के डेटा के मुताबिक रशिया के 583 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स में यूएस डॉलर से ज्यादा गोल्ड का अमाउंट है। जून 2021 में रशिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने यह डिक्लेयर किया था कि वो 120 बिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ का नेशनल वेलबींग फंड से जल्द ही डॉलर्स को पूरी तरह कट करके उसको यूरोज या फिर गोल्ड से रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा रशिया अपनी कोल और ऑयल की पेमेंट चाइना से युआन में एक्सेप्ट कर रहा है। यहां तक कि रशिया तो वर्ल्ड के 1/4 युआन रिजर्व्स होल्ड करता है। रशिया के टोटल 13% रिजर्व्स युआन में है, यानी कि रशिया डॉलर को पुल डाउन करने के साथ साथ युआन को बढ़कर सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह पिछले 2 दशक में यूरो और जापानीज येन जैसी करेंसीज भी डॉलर को चैलेंज करती नजर आई हैं। जनवरी 2021 में ईयू ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया था जिससे वो यूरो की ग्रोथ को बढ़ाकर उसको वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी में तब्दील कर सकें। ये तब हुआ जब 2019 में यूएस ने ईरान को सैंक्शन किया और उसका यूरोपियन बैंक्स और कंपनीज पर बहुत बुरा असर हुआ। लेकिन अब तक चाइनीज युआन ही एक ऐसी मेजर करेंसी है जो यूएस को सच में एक टफ चैलेंज प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। जब से चाइना ने डब्ल्यूटीओ में कदम रखा है तब से वो यूएस को रिप्लेस कर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में गुड्स एंड सर्विसेज का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है और उसकी इकोनॉमी का साइज भी आज यूएस को खुलकर चैलेंज कर रहा है। वहीं यूएस इन दोनों ही पैरामीटर्स पर रिसीड होता जा रहा है। आज लगभग 125 कंट्रीज चाइना को अपने लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में देखती हैं। आज दुनिया के 70 सेंट्रल बैंक्स युआन के रिजर्व्स होल्ड करते हैं और जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी और उसका ट्रेड ग्रो करता जाएगा, इस नंबर का बढ़ना भी तय है। अगर चाइना और उसके पार्टनर्स एक दूसरे के साथ युआन में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो युआन को वर्ल्ड की मेन रिजर्व करेंसी बनते हुए देर नहीं लगेगी। जैसे जैसे चाइना की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ेगी, वो दुनिया में उतनी ही ज्यादा मनी कंट्रोल कर पाएगा। आज चाइना पूरे एग्जिस्टिंग करेंसी सिस्टम को डिसरप्ट करना चाहता है। यहाँ चाइना के पास एक ऑप्शन ये है कि स्टॉक्स की तरह चाइना अपना सारा डॉलर रिजर्व मार्केट में जाकर बेच दे। ऐसा करने पर डॉलर की वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाएगी, लेकिन ऐसा करना एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन साबित होगा क्योंकि इससे यूएस के साथ चाइना की खुद की इकोनॉमी भी डूब जाएगी। यूएस चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देगा, इसलिए चाइना ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक वो खुद डॉलर जैसा एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड ना कर ले। उसके लिए चाइना को 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला है इंटरनेशनल सपोर्ट, यानी कि दुनिया के ज्यादातर देश या तो चाइना को फेवर करें या फिर चाइना उन पर इतना इन्फ्लुएंस बना ले कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो। इसीलिए या तो बीआरआई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए या फिर डायरेक्ट असर्शन के जरिए चाइना दुनिया भर के देशों को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर लाना चाहता है।
और दूसरा पिलर है एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम बिल्ड करना जिसमें डॉलर का डोमिनेशन ना हो। 2009 में चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिफॉर्म करने का आइडिया प्रपोज किया था। उनके मुताबिक इंटरनेशनल करेंसी केवल डॉलर्स या गोल्ड के द्वारा ही नहीं बल्कि मल्टीपल कमोडिटीज या फिर मल्टीपल करेंसीज के द्वारा बैक की जानी चाहिए। इस आइडिया को ब्रिक्स कंट्रीज यानी इंडिया, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने खूब सपोर्ट किया। जून में हुई ब्रिक्स 2022 समिट में भी ब्रिक्स कंट्रीज ने इस आइडिया को आगे ले जाने की बात कही है। हालांकि रशिया और चाइना इस मॉडल पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बड़े लेवल पर अप्लाई करने की स्टेज पर नहीं है। खैर, ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बिल्ड करने के लिए चाइना अपने डिजिटल युआन पर भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के फॉर्मर गवर्नर के मुताबिक अगर कोई चीज डॉलर को रिप्लेस कर सकती है तो वो है ग्लोबल डिजिटल करेंसी, और अब चाइना उसी करेंसी को डेवलप करने में लगा हुआ है। असल में चाइना ये बात जानता है कि वो ट्रेडिशनल प्लेइंग फील्ड पर डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके रूल्स यूएस डिसाइड करता है। इसलिए अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनी नेशनल प्रायोरिटी बनाने के साथ साथ अपनी ट्रेडिशनल करेंसी युआन को डिजिटलाइज करने का मैसिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आज चाइना पूरी दुनिया को इस डिजिटल करेंसी के रिवॉल्यूशन में लीड कर रहा है और ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के लिए एक ब्रांड न्यू प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहता है। इस नए गेम के रूल्स वो खुद डिसाइड करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया यहां चाइना से compete कर सकता है? दोस्तों, ये तो हाल ही में आरबीआई ने इसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे इंडिया अपने इंटरनेशनल ट्रेड को अब डॉलर्स के बजाय रुपये में सेटल कर सकता है। लेकिन अगर फैक्ट्स को देखें तो शॉर्ट टर्म में इंडिया के आगे 3 सीवियर चैलेंजेस हैं। पहला, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी आज लगभग $3 ट्रिलियन की है, जबकि चाइना की 16.7 ट्रिलियन डॉलर्स की, यानी कि लगभग 5 टाइम्स ज्यादा। दूसरा, चाइना में कंज्यूमर स्पेंडिंग लगभग $15.7 ट्रिलियन की है, जबकि इंडिया में ये $1.5 ट्रिलियन की है। तीसरा, इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी चाइना से 24% ज्यादा है। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो इंडिया के चांसेस को पुल डाउन करते हैं। लेकिन अगर इंडिया आने वाले सालों में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बूस्ट करके खुद को एक हाई वैल्यू मार्केट में तब्दील करे तो इंडिया के लिए भी चाइना को compete करना मुमकिन है। तो दोस्तों, ये तो तय है कि युआन ने डॉलर को एक टफ कंपटीशन देना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड की वाइडली यूज्ड करेंसी केवल उसके वास्ट नेटवर्क्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो चाइना जैसी कंट्रीज के लिए रिप्लेस करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, दुनिया डॉलर को इसीलिए यूज करती है क्योंकि यूएस के पास सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उसके पास सबसे ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और सैंक्शंस के बावजूद डॉलर डोमेस्टिक रेसिडेंट्स और फॉरेनर्स के बीच लीस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। यहाँ सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट का। यूएस डॉलर पर कंट्रीज लंबे समय से ट्रस्ट करती आई हैं। चाइना की ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, उसकी वर्ल्ड वाइड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, बॉर्डरिंग टेरिटरीज के साथ एग्रेशन और पैंडेमिक के ओरिजिन जैसे क्लेम्स की वजह से दुनिया चाइना को सस्पेशन की नजर से देखता है, और ये कंसर्न्स युआन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए एक बड़ा हर्डल है। युआन का पावरफुल होना मतलब चाइना का पावरफुल होना है, और चाइना यही तो चाहता है। सिंपल सी बात है कि जिस भी कंट्री की करेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करेगी, वही कंट्री ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करेगी, और ग्लोबल ट्रेड को जो डोमिनेट करेगा, जियोपॉलिटिक्स पर उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहेगा। यूएस से बेहतर इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है। युआन को अगर या फिर इवन रुपी को डॉलर से compete करना है तो चाइना और इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने डॉलर से बेहतर बेनिफिट प्रोवाइड करने होंगे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली चाइना की बात करें तो इसमें तो इसका उल्टा होता आया है। चाइना में पॉलिटिकल पावर का सेंट्रलाइज होना और स्टेट का अलग अलग सेक्टर में इंटरफेरेंस, स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल्स युआन को लेकर ट्रस्ट इश्यूज बढ़ा देते हैं। चाइना की मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में सीक्रेट रखी गई है। युआन के एक्सचेंज रेट्स को सीसीपी कंट्रोल करती है। उसी तरह डिजिटल युआन पूरी तरह सीसीपी के कंट्रोल में है। युआन जरा भी स्टेबल और ट्रांसपेरेंट नहीं है। 2015 से 16 और 2019 में युआन अचानक डीवैल्यू किया गया, जिसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बड़ा झटका दिया। और तो और आईएमएफ बास्केट में युआन एकमात्र ऐसी करेंसी है जो फ्री फ्लोइंग नहीं है। तो इस क्राइसिस के टाइम में भले ही कंट्रीज युआन को प्रेफर कर रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कितना कारगर होगा, ये डाउटफुल और कंसर्निंग है।
यूं तो नंबर ऑफ ग्लोबल ट्रांजैक्शंस या बैंक रिजर्व जैसे पैरामीटर्स पर युआन अभी भी डॉलर से बहुत दूर है, पर यह भी तय है कि शॉर्ट टर्म में डॉलर अपनी पोजीशन भले ही मेंटेन करने, लेकिन लंबे समय में उसको एक सीरियस चैलेंज फेस करना होगा। लेकिन बिना एक टफ फाइट के यूएस अपनी इस हेजेमनी या प्रिविलेजेस को लूज करने के लिए तैयार नहीं होगा और इसके आउटकम्स ग्लोबल कम्युनिटी के लिए पीसफुल नहीं होंगे। और ये कोई इफ्स एंड बट्स का मैटर नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, जहां पे हमने डिस्कस किया कि डॉलर के अगेंस्ट कौन कौन सी वो करेंसीज हैं जिनके खड़े होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आया है चाइनीज़ युआन का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भारत की संभावनाएं ज़ीरो हैं। अगर हमारे प्यारे भारत को ज़रूरत है तो वो है इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे फोकस करने की और आने वाले समय में जल्द से जल्द अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस 2 सेक्शन के लिए काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी एज वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूएस डॉलर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।